स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। सामान्य ज्ञान से संबंधित यह 5वीं क्लास है। इससे पहले की अगर क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें कि हर एक क्लास में काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है और सामान्य ज्ञान से संबंधित सभी सब्जेक्ट्स जिसके अंतर्गत शारीरिक संरचना, नियम अधिनियम अधिकार, सभी महत्वपूर्ण योजनाएं और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक पहल है? कायाकल्प, किलकारी, आशा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप इन तीनों के बारे में जान लीजिए, जिसमें सबसे पहला है कायाकल्प। तो कायाकल्प योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून, याद रखिएगा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जून 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता व हाइजीन के उच्च मानकों को स्थापित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ याद रखिए कि कायाकल्प योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, किलकारी, तो किलकारी योजना गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए एक मोबाइल आधारित स्वास्थ्य सेवा है। साथ ही इसका उद्देश्य जान लीजिए आप कि इसका उद्देश्य है गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के बारे में जानकारी देना, इसके साथ ही नवजात शिशु की देखभाल के लिए सही विकल्प चुनने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किलकारी योजना की शुरुआत कब हुई, तो किलकारी योजना की शुरुआत याद रखिए 15 जनवरी 2016 को डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू की गई थी किलकारी योजना। के बाद जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, आशा, तो भारत के जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM है, इसका एक क्या है, यह मुख्य भाग है जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियोजित एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में पूछा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए कौन सी एक पहल है, तो वह है कायाकल्प योजना। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रारंभ कब किया गया? 2004, 2006, 2005 या 2007? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो वह है 30 जनवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए कि महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई, तो वह हुई वर्ष 1985 को और इसको विभाग को मंत्रालय में अपग्रेड कर दिया गया 30 जनवरी 2006 को। तो इस प्रकार मंत्रालय की जो प्रारंभ है वह 30 जनवरी 2006 को हुई। और अगर विभाग का आपसे पूछा जाए कि महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1985 में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा बालिका समृद्धि योजना, जिसे कि BS के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1997 में हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा महिला समृद्धि योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी, जैसे कि MS के नाम से जाना जाता है। उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी और बालिका समृद्धि योजना की 1997 को हुई। अगला प्रश्न दिया गया है, असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना को वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, समन्वित बाल विकास योजना, बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम, बाल पुरस्कार योजना या दिशा योजना।
तो प्रश्न में पूछा गया है कि असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से जो योजना की शुरुआत की गई थी वह है बाल पुरस्कार योजना। और इसी प्रश्न में दिया गया है कि इसकी शुरुआत 1957 को हुई थी। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि समन्वित बाल विकास जो सेवा योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1975 को समन्वित बाल विकास सेवा योजना आईसीडीएस की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया था? भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना या प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। प्रश्न में कहा गया है कि सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई थी, तो वह है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1997 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है पढ़ाई छोड़ने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को आत्मनिर्भर की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी? किशोरी शक्ति योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, बालिका समृद्धि योजना या दिशा योजना। प्रश्न में कहा गया है पढ़ाई छोड़ देने वाली जो 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की जो लड़कियां हैं उनको आत्मनिर्भर की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से जिस योजना की शुरुआत की गई थी वह है किशोरी शक्ति योजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशोरी शक्ति योजना। लेकिन याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत 1 नवंबर 1991 को हुई थी, ना कि 2000 में। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, आप याद रखिएगा इसकी शुरुआत 1 नवंबर 1991 को हुई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह गरीब परिवारों की बालिकाओं के लिए उचित पालन पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा, साथ ही समाज में लड़के लड़कियों में हो रहे भेदभाव को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और जो 11 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियां हैं उनको क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था, किशोरी शक्ति योजना। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना का मुख्य उद्देश्य है? स्वास्थ्य पोषण, बाल्यावस्था पूर्व शिक्षा और माता पिता को प्रोत्साहन देकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, 18 वर्ष तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करना उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह 18 वर्ष तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का वर्तमान मंत्री कौन है जिन्होंने 2024 में पोर्टफोलियो को संभाला है? स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक, मेनका गांधी या अन्नपूर्णा देवी। सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण लेकर आती हूं मैं, ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर दे दिया होगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है। तो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो वर्तमान मंत्री हैं वह हैं अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। साथ में कमेंट जरूर करें आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2016, 2015, 2014 या 2010? याद रखिएगा राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना जिसे कि सबला कहा जाता है, इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2010 को की गई थी और इसका जो उद्देश्य था वह 11 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो किशोरियां हैं
उन्हें सही शारीरिक और मानसिक विकास के लिए रियायती दर पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना के अंतर्गत लगभग 200 चुनिंदा जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई थी सन 2010 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपए प्रति वर्ष 5 वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लाडली योजना, सुकन्या योजना या समेकित बाल विकास योजना? याद रखिएगा, दूसरी बेटी के जन्म के बाद माता पिता को 5,000 रुपए प्रति वर्ष 5 वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं, वह है लाडली योजना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, 14 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषण, पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? कन्या योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना, किशोरी शक्ति योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना? तो समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत 15 से 18 वर्ष की महिलाओं को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, समेकित बाल विकास सेवा योजना, जिसे कि ICDS कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है? लाडली योजना, सुकन्या योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना या किशोरी शक्ति योजना? 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना समेकित बाल विकास सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया जाएगा? समेकित बाल संरक्षण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, सुकन्या योजना या किशोरी शक्ति योजना? तो याद रखिएगा, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली जो धात्री माताएं हैं उनको इंदिरा गांधी मातृत्व योजना में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया गया? सुकन्या समृद्धि खाता योजना, लाडली योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना या समेकित बाल संरक्षण योजना? तो प्रश्न में कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ पर इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था बालिकाओं के प्रति परिवार का दृष्टिकोण परिवर्तन करना और इसके अंतर्गत लोगों में लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या, साथ ही महिला सशक्तिकरण के प्रति उन्हें जागृत करना, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है, यह किसके द्वारा चलाया जाता है, तो यह अभियान 3 मंत्रालयों जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुकन्या समृद्धि खाता योजना। अगला प्रश्न है, घटते लिंगानुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 को किया गया? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, हरियाणा कन्या कोष योजना, सुकन्या योजना या लाडली योजना? तो घटते लिंगानुपात की समस्या को कम करने तथा लड़कियों के जन्म के प्रति समाज की सोच बदलने के उद्देश्य से योजना की शुरुआत की गई थी जनवरी 2015। वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जिसमें आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 1500 रुपए की सहायता अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हेतु दी जाती है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना या सुकन्या योजना? तो याद रखिएगा, जिस योजना के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हेतु 1500 रुपए दिए जाते हैं, वह है जननी सुरक्षा योजना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसी के साथ याद रखिएगा, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी और यह योजना NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में यौन संबंध बनाने की आयु कितनी है? तो याद रखिएगा, भारत में यौन संबंध बनाने की आयु 18 वर्ष है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, पॉक्सो एक्ट में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो पॉक्सो एक्ट, जिसे कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कहा जाता है, जो कि 2012 में आया, तो जिसमें याद रखिएगा 9 अध्याय और 46 धाराएं हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसकी जो शुरुआत है या यह लागू कब किया गया, तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1990 को यह लागू किया गया था, लेकिन यह भारत में 11 दिसंबर, याद रखिएगा 11 दिसंबर 1992 को लागू हुआ था। इसके बाद इसमें 2012 में और 2019 में संशोधन हुआ। तो इसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है, इसमें 9 अध्याय और 46 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पॉक्सो एक्ट में किस धारा में गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला का उल्लेख किया गया है? पॉक्सो एक्ट में धारा 5 में गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमले का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, पॉक्सो एक्ट की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो याद रखिएगा, पॉक्सो एक्ट की नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट में गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमले की सजा का न्यूनतम प्रावधान क्या है? तो याद रखिएगा, धारा 5 के अंतर्गत गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमले की जो सजा है वह 10 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, पॉक्सो एक्ट में लैंगिक हमले की परिभाषा क्या है? गलत नियत से बालक को छूना, यौन संबंध निर्धारित व्यवहार करना, बालक को अश्लील साहित्य दिखाना या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा, पॉक्सो एक्ट में लैंगिक हमले की जो परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत गलत नियत से बालक को छूना, यौन संबंध निर्धारित व्यवहार करना, बालक को अश्लील साहित्य दिखाना। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट में अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करना, ये उल्लेख किस धारा में है? याद रखिएगा, धारा 13 के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट में अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करना धारा 13 के अंतर्गत है, में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट में अपराधों की रिपोर्ट करना, यह उल्लेख किस धारा में है? याद रखिएगा, पॉक्सो एक्ट में अपराधों की जो रिपोर्ट करना है वह धारा 19 में उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट में मामला मिथ्यापूर्ण या झूठा हो तो इसके लिए धारा 22 के अंतर्गत कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? पॉक्सो एक्ट में मामला मिथ्यापूर्ण या झूठा हो तो इसके लिए धारा 22, याद रखिएगा, धारा 22 के अंतर्गत 6 माह की सजा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट में नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है? धारा 43, याद रखिएगा, धारा 45। नियम बनाने की जो शक्ति है वह
धारा 45 में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट की लोक जागरूकता का उल्लेख किस धारा में है? तो लोक जागरूकता का उल्लेख धारा 43 में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट में बालक का चिकित्सीय परीक्षण का उल्लेख किस धारा में है? याद रखिएगा, धारा 27 में बालक का चिकित्सीय परीक्षण का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है? संवैधानिक आयोग है, असंवैधानिक आयोग है, वैधानिक आयोग है या कार्यपालिका आयोग है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण असंवैधानिक आयोग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों को लेकर सर्वप्रथम सम्मेलन कब और कहां हुआ? तो याद रखिएगा, बाल अधिकारों को लेकर सर्वप्रथम जो सम्मेलन है वह 1924 में जिनेवा में हुआ। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन को मंजूरी कब दी गई? तो याद रखिएगा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को 9 जून 2009 को मंजूरी दी गई। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूध के दांत में अनुपस्थित होता है। तो दूध के दांत में अनुपस्थित होता है वह है अग्रचवर्णक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, पित्त रस कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय, अमाशय, यकृत या छोटी आंत? तो याद रखिएगा, पित्त रस लीवर यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितनी लार बनती है? तो याद रखिएगा, एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर लार बनती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। काफी महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न लेकर आती हूं, तो आप बस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट भी करें कि आज की क्लास कैसी लगी है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन नहीं है? ट्रिप्सिन, लाइपेन, रिलाइपेज, पेप्सिन, इरिप्सन? याद रखिएगा, जो एंजाइम प्रोटीन पाचन नहीं है वह है लाइपेज। बी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? काइम, बोलस, पल्प कैविटी या मल? याद रखिएगा, अपचित और अनअवशोषित पदार्थ को पाचन प्रक्रिया में मल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलिटिक एंजाइम नहीं है? याद रखिएगा, छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक जो एंजाइम नहीं है वह है इरेप्सिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं? तो याद रखिएगा कि मनुष्य में वे दांत जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं, ऐसे दांत 12 हैं और 20 ऐसे दांत हैं जो मनुष्य में 2 बार आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, किसमें प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, मुख गुहा में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? स्टेप्स, हड्डी, दांत का एनेमल या दांत का डेंटाइन? मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ का बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेंटाइन।
तो डेंटाइन हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा है जो कि हल्के पीले रंग के पदार्थ का बना होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एपीएल का पूरा नाम क्या है? तो एपीएल जिसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से डीबीएमएस का प्राइमरी फीचर्स क्या है? उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए, जानकारी स्टोर करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, या उपर्युक्त सभी। तो डीबीएमएस का जो प्राइमरी फीचर है उसमें उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना, जानकारी स्टोर करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, ये सभी प्राइमरी फीचर्स हैं। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, डीबीएमएस का नुकसान क्या है? इंटीग्रिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, डाटा शेयरिंग, सिक्योरिटी या रिकवरी। प्रश्न में पूछा गया है डीबीएमएस का नुकसान क्या है, तो वह है सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? बहुत सी फाइलों को एक साथ उपयोग करने की अनुमति देता है, एक मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली से अधिक कर सकता है, एक ही फाइल में डेटा के प्रबंधन के लिए प्रोग्राम का संग्रहण है। दोनों ए और बी ऑप्शन है। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सी फाइलों को एक साथ उपयोग करने की अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। एक मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली से अधिक कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी राइट है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और बी प्रश्न के राइट आंसर हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक परस्पर डेटा का एक संग्रहण है तथा उसे प्रोग्राम के संग्रहण के डेटा को उपयोग करने के लिए, तो याद रखिएगा डीबीएमएस का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध व्यावसायिक डीबीएमएस क्या है? तो प्रसिद्ध डीबीआरएस जो प्रसिद्ध व्यावसायिक है वह है ऑरेकल। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक फाइल का प्रयोग डीबीएमएस की तुलना में बेहतर होता है तो जब मल्टीपल यूजर विश टू एक्सेस द डेटा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक संबंधित डेटा एक संग्रह है। तो एक संबंधित डेटाबेस एक संग्रह होता है टेबल्स का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक टेबल में वैल्यू ऑफ सेट के संबंधों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो एक टेबल में वैल्यू ऑफ सेट के संबंधों का जो प्रतिनिधित्व करता है वह रो है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लास साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बस आपको वीडियो को देखते रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।